इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है इक्विटी मल्टीप्लायर निकालना होगा। इक्विटी मल्टीप्लायर का मतलब होता है मेरा इक्विटी कितना तेजी से मल्टीप्लाई होना, क्या होता है ना, जैसे कि मनी मल्टीप्लायर होता है। मनी मल्टीप्लायर होता है एक ही पैसा कितने हाथों हाथ रोटेट हो रहा है। जैसे अगर हम एक मेरे पास 100 का नोट है, हम तुमसे कुछ खरीदे, तुमको 100 रुपीज दिए, तुम फिर उस 100 से किसी और के पास जाके कुछ खरीदी, तो वही 100 200 बन गया। वो 100 जितनी हाथ में जाएगा, जितनी बार ट्रांजैक्शन होगा, मतलब 100 × नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो कंट्री में कितना मनी माना जाता है? कंट्री में माना, सोचो 100 रुपए का नोट से 10 बार ट्रांजैक्शन हो चुका है, उसी सेम 10 रुपए के 100 रुपए के नोट से 10 बार ट्रांजैक्शन हो चुका है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? कंट्री में 1000 रुपीज आ चुका है, मतलब मनी कितना जनरेट हो गया है? 1000। ये इसको मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं, एक ही रुपया से कितनी बार ट्रांजैक्शन हुआ है। उसी तरह इक्विटी मल्टीप्लायर होता है, एक ही इक्विटी से कितनी बार ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इसलिए पहले था असेट बाय इक्विटी, तो इसका है 1.44, फिर 1.41, फिर देखे मतलब पहले गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिर गया। तो डिक्रीज इन लेवरेज ड्यूरिंग 15-16। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? गिरा है, इसलिए हम लोग देंगे लेवरेज का मतलब होता है रिस्क। इक्विटी मल्टीप्लायर जितना ज्यादा है उतना ज्यादा रिस्क है, जितना कम है उतना रिस्क कम है। लेवरेज का मतलब होता है रिस्क। तो लास्ट 15-16 में आके रिस्क कम हो गया है, मतलब लेवरेज कम हो गया है। लास्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी, उसी इक्विटी से मेरे को कितना रिटर्न मिलता है। इसका फॉर्मूला है रिटर्न ऑन एसेट इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर। तो यहाँ हम लोग देखिए, पहले 29, देन 30, देन 36, देन 26, लास्ट में गिरा है। तो हम लिख दिए ड्रॉप इन ROE, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी ड्यूरिंग 15-16। तो ये जो सम जून 2018 में आया, तो यहाँ पे हम लोगों को सम्स मतलब सम दिया हुआ था 16-17 का, 2 साल का दिया हुआ था। ये सारा हम लोगों को टोटल रेवेन्यू, PBT, पैट, डिविडेंड, टैक्स ऑन डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, ये सब हम लोग को दे दिया था। फिर एक बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट में पहले हम लोगों के पास एसेट है, फिर हम लोग के पास लाइबिलिटी है, ये सम में मेंशन्ड है। और कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा ड्यू पॉइंट एनालिसिस करो। तो हम लोग को खुद ही क्या करना है? वो 5 चीज निकालना है। सिंपल है, बस वो 5 चीज निकालेंगे। तो सबसे पहला टाइप चीज था प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन निकालना सबसे पहला काम है। तो जितना साल था हम बोल दिए थे वो लिख लो। सम में पहले 16 दिया है, इसलिए हम पहले 16 लिखे हैं, फिर 17 दिया है तो 17 लिखे हैं। कॉलम एक्सचेंज कर सकते हैं, बट उसमें रॉन्ग होने का चांस बहुत हाई है, इसलिए हम कॉलम को एक्सचेंज नहीं करते हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर में दिया है एज इट इज 16-17 उतार दिए। अब पैट और टोटल रेवेन्यू, इसका प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। पैट का ही दूसरा नाम नेट प्रॉफिट होता है। अगर नेट इनकम देता तो ठीक है, नेट इनकम का ही दूसरा नाम पैट है, पैट का ही दूसरा नाम नेट प्रॉफिट है। तो ये याद रखना पड़ेगा, पैट ही नेट इनकम है, नेट प्रॉफिट है। तो पैट बाई टोटल सेल्स इनटू 100, ये दो का निकाल लिए। पैट भी ऊपर गिवन है मेरे को, और रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू भी गिवन है मेरे को। सिंपली हम इससे इसको डिवाइड करके इनटू 100 कर दिए, तो ये आ गया। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं? इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। हम देखें इंक्रीज हुआ है तो सिंपली वही लिख दिए। दूसरा काम था एसेट टर्नओवर निकालना। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला था सेल्स बाई एसेट, मतलब रेवेन्यू बाई एसेट। तो रेवेन्यू तो हम लोगों का ऊपर गिवन था टोटल रेवेन्यू बोलकर, और एसेट बोलकर, एसेट दो जो दिया है वो टोटल एसेट है। तो हम लोग के पास टोटल एसेट भी गिवन है, ये क्वेश्चन पेपर में ऐड करके ही दिया है। तो सिंपली रेवेन्यू से एसेट को डिवाइड करेंगे। देख रहे हैं ये गिर रहा है, तो लोअर एफिशिएंसी इन 2017। थर्ड चीज था हम लोगों का रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला था हम लोगों का एसेट टर्नओवर इनटू प्रॉफिट मार्जिन। हमारे पास एसेट टर्नओवर भी है, प्रॉफिट मार्जिन भी है, सिंपली इनटू करके ये दोनों कर दिए।
इंक्रीज इन रिटर्न, तो ये इंक्रीज हुआ है, 41 था 89 हो गया है, इसलिए इंक्रीज इन आरओई इन 2017 लिख दिए। इसके बाद दिया है इक्विटी मल्टीप्लायर। इक्विटी मल्टीप्लायर में हम लोग क्या करेंगे, एसेट बाय इक्विटी, सम में एसेट भी दिया हुआ है, टोटल एसेट, और इक्विटी भी सम में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इक्विटी का मतलब होता है नेटवर्थ, ठीक है, इक्विटी का मतलब होता है नेटवर्थ, जो हम लोगों को बैलेंस शीट में गिवन है, ये नेटवर्थ बोलकर। तो ये वाला हम लोग लिख लिए। अब इसके बाद ये डिवाइड कर दिए, हम लोग देख रहे हैं ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है मतलब लेवरेज इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इक्विटी मल्टीप्लायर भी हम लोग निकाली। इक्विटी मल्टीप्लायर के बाद हम लोग देख रहे हैं ये 0.32 है, ये 141 है, तो लेवरेज इंक्रीज हो रहा है। फिर आरओई निकालना था, मतलब रिटर्न ऑन एसेट इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर। यहाँ रिटर्न ऑन एसेट भी है हमारे पास, इक्विटी मल्टीप्लायर भी है हमारे पास, हम लोग ये निकाल लिए, ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन आरओई इन 2017, मतलब ड्यू पॉइंट से 10 मार्क्स का सम आया था, और सिर्फ ये करना है कि इसमें सब कुछ सम में गिवन रहेगा, सिर्फ 5 चीज हम लोग को निकालना है, वो 5 चीज का नाम और फॉर्मूला बस याद रखना है। अब हम लोग को और एक क्वेश्चन इससे देता है, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एसक्यूसी। ये हम लोग को एक देता है, इसमें मीन चार्ट बनाने के लिए बोलता है। मीन का मतलब होता है एक्स बार, हम लोग शुरू से जानते हैं मीन रिप्रेजेंट करता है एक्स बार को, तो मीन चार्ट बोला है मतलब एक्स बार चार्ट बोला है। इसमें हम लोग को सैंपल दे देगा, कुछ भी, इतना सारा सैंपल, मीन दे दिया है और रेंज दे दिया है। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो ये भी हम लोगों को दे दिया है। इससे बस बोलेगा कि एसक्यूसी करो। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, सैंपल साइज हम लोगों को दे दिया है 5, ये सम में गिवन था। एक्स देखो, कंट्रोल लिमिट फॉर मीन चार्ट, कंट्रोल लिमिट मीन चार्ट का मतलब होता है कंबाइंड मीन निकालो। कंबाइंड मीन का मतलब होता है एक्स डबल बार, मतलब मीन का भी मीन निकालो, उसको कहते हैं। जैसे ये तो मीन है, ये तो मीन दिया हुआ है, अभी हम लोग मीन का एवरेज निकालेंगे। तो जब भी मीन का एवरेज निकालते हैं तो उसको डबल बार से डिनोट करते हैं, मतलब मीन का मीन निकाल रहे हैं। तो एक्स बार तो पहले से था ही, इसका मीन, इसलिए डबल बार दिखाई देता है। तो समेशन एक्स बार बाई एन, तो समेशन एक्स बार, इसका समेशन करेंगे, लिख देंगे डिवाइडेड बाई कितना सैंपल है, 10 सैंपल है, एन 10 है, तो एन लिख दिए 10। तो हम लोग का एक्स बार का मीन आ गया। ये आने के बाद हम लोग को रेंज का भी मीन चाहिए, मतलब मीन ऑफ रेंज। तो आर का भी हम लोग एवरेज निकालेंगे, समेशन आर बाई एन। तो आर का भी टोटल करो, 68 आएगा। एन हम लोग का 10 है क्योंकि 10 सैंपल है, तो ये भी 6.8 आ जाएगा। इतना हम लोग पहले निकाल के रख लेंगे, मतलब जैसे ही एसक्यूसी का सम आएगा, मीन और रेंज दिया होगा, सबसे पहले दोनों का एवरेज निकाल के एक तरफ रख लेंगे। फिर सैंपल साइज सम में ही दिया हुआ था 5, तो हम लोगों ने 5 लिखा है। अब कंट्रोल लिमिट फॉर मीन चार्ट, पहले हम लोग कंट्रोल लिमिट निकालेंगे मीन चार्ट के लिए। इसके लिए अपर कंट्रोल लिमिट निकालना होगा। अपर कंट्रोल लिमिट कैसे निकले, कंट्रोल लिमिट और क्लास लिमिट एक ही चीज है, कंट्रोल लिमिट बोलो या क्लास लिमिट बोलो। तो पहले यूसीएल मतलब अपर कंट्रोल लिमिट, नीचे है लोअर क्लास लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट। तो पहले यूसीएल मीन का निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद करो, यूसीएल का फॉर्मूला है एक्स बार का बार प्लस ए टू आर बार, ये फॉर्मूला है। एक्स बार को हम लोग ग्रैंड मीन कहते हैं, ग्रैंड मीन मतलब मीन का भी मीन, उसको ग्रैंड मीन कहते हैं। तो ग्रैंड मीन रेफर्स टू मीन ऑफ ऑल मीन्स। तो ये जब हम लोग ग्रैंड मीन तो हम लोग निकाल के रखे थे 46.2। A2 हम लोगों का कैसे आया, A2 हम लोगों को सम में गिवन है, तो ये हम लोग ले लिए, A गिवन था, ठीक है, तो A सिंपली ले लिए, और R हम लोग निकाल लिए हैं 6.8, तो ये 6.8 है, ये सॉल्व किया ऐसे आ गया। अब सेंट्रल लाइन मतलब CL एक्स बार निकालना है, इसका मतलब है ग्रैंड मीन। सेंट्रल लाइन का मतलब ही होता है एक्स बार,
मतलब ग्रैंड मीन, सेंट्रल लाइन का मतलब ही है ग्रैंड मीन, तो उसको सी एल बार से डिनोट करते हैं। तो ये 46.2 हम लोग निकाल के रखे थे। अब लोअर क्लास लिमिट एलसीएल का फॉर्मूला है, यहाँ पे जिसको प्लस किए यहाँ पे उसी चीज को माइनस करेंगे। अपर बोलेगा तो प्लस, लोअर बोलेगा तो माइनस, और कोई डिफरेंस नहीं है, वैल्यू सेम रहेगा, ये निकल जाएगा। मतलब अपर वैल्यू है 50.8, लोअर वैल्यू है 42.3। अब यहाँ पर लिखेंगे सैंपल नंबर, यहाँ पे लिखेंगे सैंपल मीन को। तो सैंपल नंबर तो 10 था, इसलिए 10 तक हम लोग कर दिए। और यहाँ पर सैंपल मीन है, सैंपल मीन देखो हम लोग का शुरू हुआ था 49 से और खत्म हुआ था 45 पे। तो हम इसको एकदम 49 से ही तो शुरू नहीं करेंगे, इसको हम 39 से शुरू किए हैं, और 39, 40, 41 इस तरह से गए हैं पूरा 53 तक। क्योंकि लास्ट था 45, हम दे दिए हैं 53। ऐसा कुछ नहीं कि कहाँ तक देना है, कहाँ से शुरू करना है। बस ये याद रखना 49 से शुरू करने बोला है तो 49 ही शुरू में नहीं लिख देंगे, थोड़ा उसके नीचे रहेंगे। और मेरा जहां तक जगह था हम वहां तक लिख दिए। अब ध्यान से देखो, इसमें क्लियरली बोल रहा है कि पहले हम लोग को ये 3 लाइन ड्रॉ कर लेना है। कैसे करेंगे? हम लोगों का यूसीएल आया था 50.1, यूसीएल आया था 50.1। तो यू मतलब अपर, तो ये अपर साइड में जाएगा, देखेंगे 50.1, तो ये 50 था, हम 0.1 उससे ज्यादा लिए। बेसिकली ग्राफ पेपर पे ड्रॉ होता है, एग्जाम में कैसे देगा मेरे को आइडिया नहीं है, बट हम ऐसे सिखा रहे हैं कि पेपर पे भी बनाना पड़े, अगर ग्राफ पेपर अवेलेबल ना हो तो भी हम लोग बना सके। तो हिसाब से देखो 50 के जस्ट ऊपर 50.1 होगा, इसलिए हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, इसको यूसीएल एक्स बार लिख दिए, ये यूसीएल है। नेक्स्ट है एलसीएल, एलसीएल है 42.3, तो ये 42.3 42 से थोड़ा ज्यादा, इसलिए हम 42.3 यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, इसको एलसीएल एक्स बार लिख दिए। सेंट्रल लाइन मतलब ग्रैंड मीन हमेशा दोनों के बीच में रहेगा, तो ये है 46.2, 46.2 46 से थोड़ा ज्यादा, इसलिए हम इसको ग्रैंड मीन मतलब सेंट्रल लाइन इसको नाम दिए हैं। अब ये हम लोगों का हो गया। अब इसमें बोला क्या है? अब इसमें बोल रहा है कि हम लोग पूरा यूसीएल, एलसीएल और सीएल मार्क करने के बाद करेंगे क्या। तो यहाँ पर देखो, पहला हम लोगों का रेंज है, सैंपल 1 में मीन है 49, तो सैंपल 1 में मीन है हम लोगों का 49, तो इस तरह 1 का 49 है सैंपल मीन, इस तरह हम लोग सैंपल नंबर और सैंपल मीन का बनाए, यहाँ रेंज का कोई काम नहीं है। याद रहे, रेंज सिर्फ जरूरत था यूसीएल और एलसीएल निकालने में काम आया है, रेंज का ग्राफ में कोई काम नहीं है। यहाँ सैंपल नंबर है, वहां सैंपल मीन है, 1 और 49, तो 1 और 49, उसके बाद 2 और 45, 2 और 45, इस तरह करके सिर्फ सबको प्लॉट कर रहे, 3 और 48, तो 3 और ये 48, फिर है 4 और 53, फिर है 5 और 39, 5 और 39। तो ये कहाँ से शुरू करेंगे? मीन में जो सबसे छोटा रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, मीन में जो सबसे छोटा रहेगा। मीन में सबसे छोटा था 39, तो 39 का यूज तो हम लोग को आएगा, इसलिए हम 39 से स्टार्ट किए। और मैक्सिमम है 53, इसलिए हम 53 पे एंड किए। इस तरह जब सारा प्लॉटिंग हम लोग कर दिए, उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिला? यूसीएल, 2 सैंपल पॉइंट्स आर अबव यूसीएल, यूसीएल के ऊपर भी कितना है? 2 पॉइंट है, इसलिए हम लिखे हैं 2 सैंपल पॉइंट्स आर अबव द यूसीएल, अपर लिमिट से भी ऊपर चला गया है। और एलसीएल के नीचे भी 2 पॉइंट चला गया, ये एलसीएल है, इसके नीचे भी 2 आ गया है, तो 2 सैंपल पॉइंट्स आर बिलो द एलसीएल। ये ऑब्जर्वेशन है, ये हम लोग देखकर समझ रहे हैं। तो कंक्लूड क्या करेंगे? द प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल। जब हम लोग का जो मार्किंग है वो अपर के भी ऊपर चला जाएगा और लोअर के भी नीचे आ जाएगा, मतलब हम लोग का प्रोसेस अंडर कंट्रोल नहीं है।
बिकॉज ऑल सैंपल पॉइंट्स आर नॉट विद इन यूसीएल एंड एलसीएल। सारे पॉइंट को इसके अंदर रहना है। अगर इसके ऊपर या इसके नीचे गया तो बोलेंगे हम लोग का अंडर कंट्रोल नहीं है। इसके बाद एक काम का चीज देखो, एग्जाम में ये सम कैसे आएगा। वो हम, मेरा एग्जाम्पल था, हम सब रफी एकदम स्ट्रेट लिख के दे दिए थे, बट एग्जाम में ये कैसे आएगा। ये दिसंबर 2018 में आया है 8 मार्क्स में। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज प्रोड्यूसिंग बॉल बियरिंग्स। Its product line is set to produce ball bearings with 8 mm diameter. हम लोग जब भी प्रोडक्शन करते हैं तो बॉल बियरिंग का कितना साइज होगा डायमीटर का वो सेट करके दिए हैं। हमेशा 8 mm का ही डायमीटर का बॉल हमारे यहाँ बनता है। Past records are showing that the process standard deviation of ball bearing in diameter is इतना। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कितना हम लोग दूर हैं अपने टारगेट से। जैसे कि अगर हम सोचते हैं कि हमको एग्जाम में 100 में 80 लाना है, पर हम एग्जाम में कुछ भी हो सकता है 82 लेकर आए या फिर 79 लेकर आए। तो अगर 82 लेके आए तो हम +2 डेविएट कर गए हैं। अगर हम 79 लाए इसका मतलब -1 से डेविएट कर गए हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है मेरा जो सेट रहता है, मेरा जो टारगेट रहता है, उससे हम कितना अलग, मतलब कितना दूर चले गए। तो मेरा बॉल का डायमीटर हम सेट करते हैं हमेशा 8 mm, पर मेरा एसडी कितना है 0.01 mm। मतलब इतना हम बॉल बनाने में गलती करते हैं, मतलब 8.1 बना देते हैं, मे बी 8.1। तो अज्यूम दैट यू, तो ये एसडी है, ये लिख के रखना है, एसडी इतना है। अज्यूम दैट यू आर वर्किंग इन द क्वालिटी कंट्रोल सेंटर ऑफ अ कंपनी। हम लोग क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में है, जहां पे हम लोग प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल करते हैं कि कभी खराब ना हो जाए क्वालिटी। On a particular day, 7 sample of size 5, मतलब N5 है, are picked up। हम लोग 7 sample of size मतलब 7 बार सैंपल निकाले हैं, जिसमें एक एक सैंपल में 5 साइज हम लोग, मतलब एक बार जो सैंपल कलेक्ट करने गए तो देखे 5 अलग तरीके का साइज दिखा। दूसरी बार जो सैंपल लेने गए तो 5 तरीके का साइज दिखा। मतलब टोटल 7 सैंपल है, एक एक के अंदर 5 साइज रिकॉर्डेड है। यू आर सपोज टू ड्रॉ अ सुइटेबल कंट्रोल चार्ट। क्लियर, जब एग्जाम में लिखेगा सुइटेबल कंट्रोल चार्ट ड्रॉ करो विथ 3 सिग्मा लिमिट, तब हम लोग को समझ में आ जाएगा ये स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एसक्यूसी का सम है। एंड कमेंट वेदर द प्रोसेस इज विद इन कंट्रोल लिमिट और नॉट। जो हम लास्ट में कमेंट किए थे वो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोगों को 7 सैंपल भी वो लोग दे के रखा है, ये वो लोग दे के रखेगा, नहीं तो हम लोग कैसे करेंगे। तो 7 सैंपल हम लोगों को दे के रखा है। तो हम लोगों का एक्स बार कितना है 8। ये हम लोग को कैसे पता, जो हम लोग को दिया है हमेशा देता है पहले की, ये हम लोग का टारगेट है, ये हम लोग का गोल है, वो एक्स बार रहता है। तो वो जो 8 दिया हुआ था कि हर बॉल 8 mm का ही बनेगा, वो एक्स बार है। एस डी जो कि हम बोले सब में क्लियर दिया हुआ, ये एस डी का सिग्मा सिग्मा सिंबल है, वो क्लियरली सब में दिया है। एन सब में क्लियरली 5 दिया था। तो हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड एरर, एस ई। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लर्न करो, एस डी बाई एन टू द पावर रूट। तो एस डी था 0.01, एन दिया हुआ था 5 जिसका अंडर रूट, तो हम लोग करेंगे 0.01 बाई 2.24, दैट इज ये हम लोग का स्टैंडर्ड एरर है। अब आ जाता है सेंट्रल लिमिट लाइन। सेंट्रल लिमिट लाइन क्लियरली हम बोले थे एक्स बार है, तो ये एक्स बार निकाल लिए। अब इसके बाद बोल रहा है यूसीएल निकालना होगा। यूसीएल का फॉर्मूला क्या था, यूसीएल का फॉर्मूला अभी हम लोग पीछे पढ़कर आए थे, ये वाला, मतलब ग्रैंड मीन प्लस A2R। A2 का मतलब क्या है, A2 का मतलब है सिग्मा। यहाँ पे हम A लिखना भूल गए हैं।
A2 का मतलब है यहाँ पर सिग्मा, ठीक है, और R का मतलब है स्टैंडर्ड एरर। यहाँ जो पीछे हम लोग R जिसको रेंज कह रहे थे, वही बेसिकली रेंज क्या है, यहाँ पे रेंज है स्टैंडर्ड एरर, R इज फॉर स्टैंडर्ड एरर। तो ये वाला अगर अगर यहाँ पे हम लोग ये बैठा रहे हैं तो कुछ रॉन्ग नहीं है। एक्स बार की जगह हम लोग ग्रैंड मीन की जगह सिर्फ मीन ले लिए हैं 8, सिग्मा की जगह हम लोग 3 ले लिए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 सिग्मा सम बोला था, 3 सिग्मा बोला था, इसलिए 3। और एस ई अभी हम लोग निकाले हैं, तो ये करके हम लोग का यूसीएल आ गया। एलसीएल तो यही है, प्लस है यहाँ माइनस है, तो सेम चीज है, हम लोग का लोअर लिमिट आ गया। ड्रॉइंग द लिमिट एंड द एक्चुअल वी गेट द फॉलोइंग प्रोसेस चार्ट। तो इसमें भी सेम कर रहे हैं। सबसे नीचे कौन सा लेंगे? जो इसमें सबसे छोटा है। इसमें सबसे छोटा है 960, 963 सबसे छोटा है, पर हम 960 से शुरू किए हैं, जैसा ठीक लगे वैसा करो। हम 960, 970, 980, 990, 8, 10, 20 ऐसे हम इसका पूरा रेंज दिए हैं, और नीचे सैंपल मीन रहता है, तो ये हम दे दिए। अब वही पॉइंट आउट करना है, ये 1 है और 7.995 है, तो 995 को हम जस्ट 8 से थोड़ा नीचे दिए हैं। इस तरह करके हम LCL लगा दो, पहले ये मार्क कर लो 8.0134, तो 8.01 है, तो हम 01 से थोड़ा ऊपर दिए हैं UCL, LCL दिए हैं यहाँ, और CLC है यहाँ, इस तरह दिए हैं, फिर डॉटेड किए हैं। यहाँ पर भी LCL के नीचे पॉइंट गया है, पर अपर के ऊपर कुछ नहीं गया है, पर लोअर के नीचे तो गया है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? नो सैंपल पॉइंट इज अबव यूसीएल, यूसीएल के ऊपर कुछ नहीं गया है। 3 सैंपल पॉइंट्स आर बिलो एलसीएल, ये वाला और ये वाला एलसीएल के नीचे है, तो 3 पॉइंट हम लोगों का उसके नीचे है। तो क्लियर बात है, द प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल बिकॉज 3 आउट ऑफ 5 सैंपल्स आर आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट। 5 में से 3 सैंपल बाहर है कंट्रोल के, एंड तो ये हम लोगों को समझ के रखना है कि द प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल बिकॉज 3 आउट ऑफ 5 सैंपल्स आर आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट, देयरफॉर सम करेक्शन मेजर आर रिक्वायर्ड, कुछ तो ठीक करना है।